आगे क्या सभी भाई और है कोई आगे नहीं आएंगे। निशा आएगी नहीं क्या? हेलो। हाँ भाई। हाँ एक तीन आ जाएगी ये करके गई हो एडमिशन कराइए उधर ना देगी कोई नहीं मार्कशीट पे नहीं। हाँ मार्कशीट चाहिए होगा मैं बात कर लूँगा सही होगा कब से जाऊँगा कहाँ जाऊँगा चलो तो जाके मेरी बात करा दी मैं इतना मान जाऊँगा फिर बात करा दी हूँ दोनों देखो आज कल तक जो हमने पढ़ा था उसी का एक रिव्यू और आरएससीआईटी के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी आज हम सीखने वाले हैं। आरएससीआईटी पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कई टाइप के होते हैं, मतलब सीधे सीधे नहीं होते। तो 1 घंटे का टाइम है, उसमें 35 क्वेश्चन करने हैं आपको, यानी 60 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम इसमें खूब होता है हमारे पास, और कोई लिखना नहीं है उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको खाली वो भरने ही तो होते हैं। पेपर में एक आपको आईडी प्रूफ लेकर जाना जरूरी है, ठीक है, और पेपर से आधी घंटा पहले ये सब चीजें प्रवेश पत्र में लिखी हुई होगी। इसके बाद देखिए पेपर का जो आपको अगर कोई आंसर नहीं है तो उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि पढ़ने का टाइम दिया गया है, तभी आपको वो प्रश्न आ सकते हैं। तो कई सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, आज उन सभी टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे और उसको जानेंगे भी। सबसे पहले देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो हम बहुत बार सीख चुके हैं, कंट्रोल एस नहीं हो सकता, क्योंकि कंट्रोल एस से क्या होगा, फाइल को सेव करना। कंट्रोल सी से क्या होगा, कॉपी करना, और कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट करना। कंट्रोल एस सेव करना, कंट्रोल सी कॉपी करना, और कंट्रोल वी से क्या होगा, पेस्ट करना। तो हमारे पास बच गया कंट्रोल डी, डी से डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल डी का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानते होंगे सभी एक्सेल को। एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ यानी पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट मतलब ये वाली एक्सेल सीट है, और इसमें क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को यानी पूरे कॉलम को चेन सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो कंट्रोल स्पेस अगर हम दबाते हैं, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाया तो देखिए क्या हुआ, जो सेलेक्ट था वो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। जैसे एक बार फिर से देखिए, जैसे ये अपना एक्टिव सेल ये है, I1 एक्टिव सेल है, और आई वाला कॉलम सेलेक्ट करना है हमें, तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ स्पेस दबा देंगे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कॉलम क्या हो गया, हमारा सिलेक्ट हो गया। ये शॉर्टकट की है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कब दबाएंगे, जब अपने को स्तंभ मतलब कॉलम, कॉलम को इंग्लिश में पढ़ लेना अगर आपको समझ नहीं है ना, कई बार जैसे स्तंभ नहीं समझ में आया, एक्टिव सेल सक्रिय सेल नहीं समझ आई, तो ऐसे के लिए आपको इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज संवाद बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज का खोलना है हमें, सेव का नहीं खोलना। सेव और सेव एज में देखिए क्या डिफरेंस होता है।
ये हमारे पास एक्सेल की कोई फाइल है, अगर मैं कंट्रोल एस करूंगा तो ये फाइल सेव होगी हमारी फर्स्ट टाइम। कंट्रोल एस दबाया मैंने और मैंने इसको राम नाम से फाइल को सेव कर दिया। मैं चाहता हूं कि इसी फाइल को, जो हमारी ऑलरेडी फाइल है, इसको कोई दूसरा नाम देके सेव करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेव एज। कंट्रोल शिफ्ट, इसमें वैसे तो F12 फंक्शन की का कौन सा बटन दबाना पड़ता है हमें, F12। अगर F12 दबाएंगे तो भी शॉर्टकट की है इसकी। और इसके अलावा इसमें देखते हैं कंट्रोल एल्ट और एस, कंट्रोल एल्ट और एस, ये भी इसका शॉर्टकट की नहीं है। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एस, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस जब दबाएंगे वो तो सेव होगी हमारी फर्स्ट टाइम। कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाएंगे तो भी नहीं। इसका शॉर्टकट वैसे F12 होता है और इस पेपर में F12 आंसर दिया हुआ नहीं था, ये गलत था क्वेश्चन, इसको काट दिया गया था बाद में। इसका क्या है, F12 फंक्शन की में से F12 दबाएंगे तो क्या होगा, सेव एज होगा। आप याद रखना, इसमें कौन सा बटन दबाएंगे हम, F12 दबाएंगे। उसके बाद देखिए अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन हमारे पास 4 टाइप के फाइल एक्सटेंशन है, .docx, .txt, .doc और .word। एक्सटेंशन कहते हैं विस्तारक को। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि इसका विस्तारक नाम क्या है, तो विस्तारक में .docx, docx txt नोटपैड का है, doc 2003 जो MS वर्ड होता था उसका था। आपसे किसके बारे में पूछा गया, ऑफिस 2010 के बारे में पूछा गया। इसका क्या रहता है, docx रहता है। क्या रहता है, docx। अगला क्वेश्चन देखो, काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में काफी टाइम भी लग जाता है। एक्सेल में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति और बाएं स्तंभ को दृश्यमान रखने के लिए आप कैसे फ्रीज पेन का उपयोग करते हो। एक बार मैं ये आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि क्वेश्चन है क्या। ये कहना चाहता है कि हमारे पास यहां मान लीजिए, यहां लिखा हुआ है नेम, यहां लिखा हुआ है रोल नंबर, यहां लिखा हुआ है एड्रेस, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, या मैं यहां लिख देता हूं मंथ लिखा हुआ है जैसे, ठीक है। नाम अपने पास कुछ ऐसे है, राम, गीता, कविता, सुनीता, रविता, मनीता, कविता, राहुल, सोन, गगन, मगन, छगन, पवन, सुधीर, साहिल। अब देखिए, और कमल, ये सब नाम है, ये सारे नाम है कुछ। तो ऊपर वाली जो रो है, ऊपर वाली वो तो छुप गई हमारी, जैसे नीचे लिख रहे हैं। रोल नंबर अगर हम लिखें, जैसे एक्सेल में 2 सेल को सिलेक्ट करके अगर कंटिन्यू नंबर लाना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मंथ्स जैसे लिखना है तो जनवरी लिखी और आप ऑटोमेटिक देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे आ जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि अब अपना ऊपर वाली सेल, ऊपर वाली रो, कॉलम जो है वो छुप गए हैं, ऊपर वाले रो छुप गए ना। इसके लिए अपन को क्या करना होता है, देखिए इसके लिए हमें ये करना होता है कि ये छुपे ना, तो आप व्यू पर आप जाइए और व्यू में कहीं लिखा हुआ फ्रीज पेन, क्या लिखा हुआ है, फ्रीज पेन। अगर हमें देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, 3 दे रखे हैं ना। अगर हमें फर्स्ट कॉलम को करना है तो फर्स्ट कॉलम कर देंगे, हमें टॉप रो को करना है, हम ऊपर वाली पंक्ति को करना है। अब ऊपर वाली पंक्ति ही करना था। अब आप कहीं भी जाइए, ऊपर वाली पंक्ति क्या रहेगी, यहाँ फ्रीज हो जाएगी, ऊपर वाली पंक्ति क्या हो जाएगी, यहाँ फ्रीज हो जाएगी। अब आइए उस क्वेश्चन को सीखते हैं। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय, मतलब ऊपर नीचे करते समय, ऊपर वाली पंक्ति यानी शीर्ष पंक्ति को बाएं और बाएं स्तंभ, शीर्ष पंक्ति और बायां स्तंभ यानी पहला कॉलम को दृश्यमान रखना है, मतलब दिखाई देना चाहिए हमें। तो आप फ्रीज पेन का, कौन से फ्रीज पेन का उपयोग करेंगे,
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए इसका ऑप्शन है, पंक्ति और स्तंभ का चयन करें और फिर व्यू टैब में जाकर टैब फ्रीज पैन पर क्लिक कीजिए। व्यू टैब के तहत स्प्लिट तो हमें करना ही नहीं है। पंक्ति और स्तंभ हेडर पर राइट क्लिक कीजिए और संदर्भ में पंक्ति और स्तंभ के हेडर पर क्लिक कीजिए और फ्रीज पैन को चुनिए। चयनित सेल को फ्रीज करने के लिए कंट्रोल और एफ दबाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कौन सा बटन दबाना होगा, ये कह रहा है कि पहला कॉलम, ये कॉलम भी होना चाहिए नाम वाला, क्योंकि कई बार अगर ऐसे इधर चले जाएंगे तो वो छूट जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि पहला कॉलम और ये नाम दोनों ही चीजें हमें यहाँ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रीज पैन पर ही जाएंगे। फ्रीज पैन व्यू में है अपने पास, व्यू में फ्रीज पैन पर जाकर और अनफ्रीज कर दीजिए एक बार। अब अपन ने ये सिलेक्ट कर रखा है और फिर फ्रीज पैन पर जाके फ्रीज पैन का प्रयोग कर देंगे। फ्रीज पैन, जैसे ही फ्रीज पैन पर क्लिक किया आप देखेंगे इस तरफ अगर जाएंगे तो नेम हमारा फिक्स हो गया और इस तरफ जाएंगे तो पंक्ति फिक्स होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पंक्ति और स्तंभ हेडर पर राइट क्लिक करें और संदर्भ में, ऐसा हमें नहीं करना, पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए और व्यू टैब के तहत फ्रीज पैनल पर क्लिक कर दीजिए। यही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट से संबंधित है। आपको प्रेजेंटेशन बनाना है और इसको ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाली कौन सी सुविधा है। तो इसकी सुविधा जो है, ऑनलाइन साझा कीजिए, वेबिनार एग्रीमेंट इंटीग्रेशन कीजिए या फिर प्रेजेंटर व्यू का प्रयोग करें, ब्रॉडकास्ट लाइव स्टाइल शो या फिर ऑनलाइन साझा। इसको शेयर ऑनलाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको ऑनलाइन शेयर कर देते हैं। जैसे ऑनलाइन शेयर कर देंगे तो जैसे हम अभी क्लास को पढ़ा रहे हैं वो सारे जितने भी लोग हैं वो सारे इसको देख पाएंगे अगर हम इसको ऑनलाइन शेयर कर देते हैं। उसके बाद आता है पावर पॉइंट 2010 रिबन में स्लाइड जोड़ने और हटाने और इसको स्वरूपित करने यानी कि इसको डिजाइन करने, डिलीट करने के आदेश देने वाला कौन सा टैब है। एक बार समझने के लिए आप क्या करेंगे, इस पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये हमारा पावर पॉइंट है, रिबन कहते हैं इसको। ये जो पूरी लाइन है ना, इसको क्या कहेंगे, रिबन कहेंगे। डब्बा से दिख रहा है, ये इंसर्ट का रिबन है, ये डिजाइन का रिबन है, ये ट्रांसलेशन का रिबन है, ये हमारा होम का रिबन है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि डिलीट करना, नई स्लाइड जोड़ना, ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे हमें। तो ये सारे ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे, डुप्लीकेट लेना, स्लाइड को ऑनलाइन, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, रीयूज स्लाइड, ऐसे ऑप्शंस हमें यहाँ मिल रहे हैं। और स्लाइड को इंसर्ट में जाके ये सारे पिक्चर्स वगैरह ये मिल रहे हैं। डिजाइन्स पर जाएंगे तो स्लाइड का डिजाइन हो रहा है। ट्रांजिशंस पर जाएंगे तो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड का ये डिजाइन आ रहा है। एनिमेशन में आप कस्टम एनिमेशन करते हो और स्लाइड शो में स्लाइड शो कैसे शुरू करनी है ये सब अपना रहता है। अब अपने क्वेश्चंस पर आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आंसर क्या होगा। स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के वाले आदेश वाला कौन सा टैब है। तो कौन सा टैब है भाई, होम टैब है। कौन सा टैब है, होम टैब पर सारी चीजें थी ना, डिलीट करना, नई स्लाइड जोड़ना, ये सारी चीजें कहाँ रहती है, होम पर रहती है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप जब गूगल सर्च इंजन की बात कर लीजिए, गूगल सर्च इंजन से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए गूगल सर्च इंजन है और गूगल सर्च इंजन से आपको कुछ सूचनाएं जो है वो ढूंढनी है, कोई भी चीज ढूंढनी है मान लीजिए, तो आप किसका प्रयोग करते हो, वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग और इन सभी का प्रयोग। ये सारे के सारे प्रयोग करते हैं, तभी हमें सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने में इन सब का ही उपयोग है। वेब क्राउलिंग का, इंडेक्सिंग का, सर्चिंग का और इन सभी का। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोज ही पढ़ते हो इस क्वेश्चन को, क्या कहलाती है, बूटिंग। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, कल ही पढ़ा था। स्कैनर एक इनपुट है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है और प्रिंटर भी आउटपुट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। ओटीपी आता है ना, ओटीपी
क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, शिफ्ट और डिलीट पहला कथन है, इसमें दो कथन दिए गए हैं। शिफ्ट के साथ डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकिल बिन में उपलब्ध नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूं एक। मान लीजिए हमारे पास कोई फाइल है, मान लीजिए ये फाइल है, ठीक है। इस फाइल को मैंने यहां से डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने पर ये फाइल आपको कहां मिल जाएगी? रिसाइकिल बिन में मिल जाएगी। ये रिसाइकिल बिन है और इसमें देखो बहुत सारी फाइलें हैं और अभी जो हमने डिलीट की है वो भी ये रही फाइल, मिल गई ना हमें। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो एक बार फिर से देखिए। इस पूरी की पूरी मैं एक बार इसको खाली कर देता हूं, जैसे रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर देता हूं, इसको खाली कर देता हूं। मैंने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इस खाली में किसी चीज को डिलीट करते हैं अपन। जैसे ये फोल्डर है, ये एक फाइल है 1 2 3 नाम की, ठीक है। एक ये फाइल है, एक ये फाइल है, एक ये फाइल है। इन कई फाइलों को मैं यहां से डिलीट करता हूं, ठीक है। सीधा डिलीट दबाया तो ये फाइल देखते हैं कहां चली गई। ये सीधा दबाने से यहां आ गई, रिसाइकिल बिन में आ गई डिलीट करने से। इनको मैं वापस रिस्टोर कर सकता हूं। इन फाइलों पर क्लिक किया और इस फाइल को मैं रिस्टोर भी कर सकता हूं। रिस्टोर करेंगे तो डिलीट हुई हुई फाइलें आप देखेंगे तीनों की तीनों फाइलें वापस वहीं चली गई है। ये देखिए डिलीट हुई हुई फाइल वापस आ गई। अगर मैं इनको फिर से डिलीट करता हूं, सेलेक्ट किया, फिर से तीनों फाइलें डिलीट की और इस बार शिफ्ट के साथ डिलीट दबाता हूं और यस करता हूं। शिफ्ट के साथ डिलीट दबा के यस किया। अब आप देखेंगे ये तीनों फाइलें रिसाइकिल बिन में नहीं गई। शिफ्ट के साथ डिलीट दबाने से तीनों फाइलें नहीं गई है। पहला कथन यही है कि शिफ्ट डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकिल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता। पहला कथन। अब दूसरा कथन है, विंडो 10 में प्रत्येक यूजर के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग, वरीयताएं जैसे डेस्कटॉप, पृष्ठभूमि, स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं। बिल्कुल सही है। आप अपना अलग यूजर बना सकते हैं इसमें और हम उस यूजर में अलग अलग काम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप चाहते हो कि मेरी फाइलें वगैरह उसको ना दिखे या मेरे काम की कोई फाइलें डिलीट ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरा यूजर बना सकते हैं जो हमारे लिए ही हो, गेस्ट यूजर जिसको हम कह सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी यूजर बना सकते हैं। तो दोनों ही कथन सही है। तो कथन एक सही है और कथन दो गलत है, गलत आंसर। कथन एक गलत है, दो सही है, गलत। कथन एक और कथन दो दोनों गलत है, ये भी रॉन्ग आंसर। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? आपके घर में लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, आपके सड़क टूटी हुई है, इस चीज की सूचना किसे देते हो आप? राजस्थान संपर्क पोर्टल। आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाल लेना, राजस्थान संपर्क पोर्टल, और कोई भी शिकायत कर सकते हैं। और क्या है? 181 नंबर भी है। क्या है? आप 181 नंबर डायल करेंगे तो आपकी कोई भी शिकायत है वो वहां दर्ज करवाई जा सकती है। तो राजस्थान संपर्क जो है वो एक ऐप है जिससे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इनमें से कौन सा एसएसओ का वैध उद्देश्य नहीं है? एसएसओ राजस्थान सरकार ने ये जो अलग अलग जगह पर ऐप दे रखी थी उनकी जगह उसने कहा है कि आप एक ही ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप में सारा कुछ चलेगा, जिसे सिंगल साइन ऑन कहते हैं। अरे ओ तू जाएगा नहीं क्या मेरे साथ? आ तो रुक मेरा। एसएसओ सिंगल साइन ऑन, एक व्यक्ति एक पहचान। पूरे राज्य में वैसे 3 टाइप के व्यक्ति बताए गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी लगा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य लोग हैं जैसे हम हैं, आप हो, एक जो उद्योग करते हैं, व्यापारी हैं। तो एसएसओ में 3 टाइप के लोग जो है वो होते हैं, एक व्यापारी, एक सरकारी नौकरी वाले और एक सामान्य लोग।
तो एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप के डाटा सेट और दस्तावेज के साथ ये दिया गया है। एसएसओ का वैध उद्देश्य नहीं है, ये कहा गया है। तो ये तो वैध उद्देश्य है, हर आदमी की पहचान है उससे। सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स एंड एफिडेविट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस डिलीवरी। किसी भी सर्विस के लिए इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने की भी आवश्यकता नहीं होती। राज्य सरकार की विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस है, बिल्कुल है। विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए, ये तो बहुत ही अलग आंसर मिल गया। मेलवेयर किसे कहते हैं, कोई जानता है? कोई बच्चा मेलवेयर क्या होता है? विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए क्या होता है मेलवेयर? अरे मेलवेयर मेल ही होता है कंप्यूटर का। वायरस को ही कहते हैं कि एसएसओ का उद्देश्य वायरस फैलाना है क्या? नहीं है। राजस्थान सरकार का पोर्टल है, इसलिए कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने का उद्देश्य नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। यूट्यूब क्या है बताने की जरूरत ही नहीं है। यूट्यूब क्या है? यह वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न अपलोड करने, देखने, साझा करने की अनुमति देता है। बस यही मिल गया आंसर हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये तो पक्का ही कर देते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डाटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? डाटा की गणना करने के लिए किसका प्रयोग होगा? एक्सेल में कौन सी विशेष जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डाटा पर काउंटिंग करने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, फॉर्मूला। एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, सीडी और डीवीडी में एक अंतर होता है भाई। सीडी डीवीडी में कॉपी करने की जो प्रक्रिया है वो बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्निंग। मतलब वो जलती है वहां से। जैसे खाली सीडी लेके आओगे, उस पर जब कोई डाटा डालेंगे ना, तो वहां एक बहुत तेज लाइट पड़ेगी और वो जितनी जगह पर डाटा इस पर राइट होगा वो उतनी जगह ऐसे काली काली सी हो जाती है। इसको बर्निंग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बर्निंग। एक फाइल को सीडी डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया ऑप्शन का क्या कहा जाता है? बर्निंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे की पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि कई विकल्प होते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। ये तो आपको बताया हुआ है। टाइटल बार कभी नीचे होती है, टाइटल तो ऊपर होता है। टाइटल हमेशा ऊपर लिखा जाता है। इसने कहा है सबसे नीचे होती है। एमएस वर्ड में वो चीज बतानी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द की गणना आदि सब दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल के लिए विनवर्ड को मैं ओपन कर लेता हूं और आप कुछ भी लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कुछ लिखा है मान लीजिए, और ये जो अपन इतना लिख रखा है, अब इसकी पूरी काउंटिंग देखो, नीचे नीचे बता रहा है ये कि एक पेज है, इसमें वर्ड इसमें 185 है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सारी सूचना दे रहा है हमें। अगर आप इसमें पेज बढ़ा देंगे तो पेज बड़े हुए दिखाई दे देंगे। अभी आपके यहाँ 370 हो गए, 2590 टेक्स्ट हो गए, 6 पेज हो गए। आ गया ना, यहाँ लिखा हुआ कि 6 पेज टाइप कर रखे हैं आपने। ये सूचना हमें ये नीचे वाली लाइन दे रही है, मतलब ये वाली लाइन दे रही है। तो ये लाइन दे रही है मीन्स इसको क्या कहते हैं? अरे जो हमें सूचना देता है, उसे जो स्टेटस बताता है उसे स्टेटस बार कहते हैं। क्या बताता है? तो स्टेटस बताता है उसे क्या कहते हैं? स्टेटस बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटस बार। एमएस एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन ही नहीं है, चार्ट का क्वेश्चन है। चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल रोज होती हैं, उनसे क्या बनता है? मुझे लगता है आपको चार्ट का भी नहीं पता होगा कि एक्सेल में चार्ट भी होता है। क्या बताइए किसी को? पढ़ाई तो ऐसी ही कर रहे हो आप। होता क्या एक्चुअल में, ये अपने पास एक चार्ट बना रहे हैं हम, इंसर्ट का यूज करेंगे और इंसर्ट में इसमें चार्ट्स, यहाँ बहुत सारे चार्ट्स होते हैं,
ये कॉलम चार्ट है, ये लाइन चार्ट है, ये मतलब ये टोटल हमारे पास बहुत सारे चार्ट हैं। आप इनमें से किसी भी चार्ट का यूज कर सकते हो। आपने कॉलम चार्ट का यूज किया और ओके कर दिया, जैसे ही ओके किया आप देखेंगे कॉलम चार्ट आ गया हमारे पास। और इस कॉलम चार्ट का यूज करने के लिए अपने पास एक है ना वो आएगी एक्सेल की। अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से देखिए, एक्सेल की शीट बना लीजिए जिसमें नेम, जिसमें अपन ने डाल दिया नेम और मार्क्स। ऐसे हमने कुछ डाल रखा है, जैसे रोल नंबर, सॉरी नाम, राम, सीता, गीता, कविता, मनीता, ये सब नाम है और ये इनके मार्क्स हैं भी। हम इसका चार्ट बनाना चाहते हैं तो इजीली बना लेंगे। हम सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर गए, कैसा चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक देखिए ऐसा चार्ट बन गया। इस चार्ट में ये जो लाइनें हैं इससे क्या बनता है, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो आप देखिए, जैसे ही आप इसके लेआउट पर जाते हो तो लेआउट में ग्रिड लाइंस देखिए, हम इसकी ग्रिड लाइंस बढ़ाते हैं, हॉरिजेंटल लगानी है, वर्टिकल लगानी है, अपने पास जैसी भी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, ऐसे हॉरिजेंटली लाइंस और बन जाएगी। ग्रिड का मतलब ग्राफ ही होता है, और ग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं, चार्ट ही कहते हैं। तो इसमें एक्सेल में अगर हमें लाइनें दिखानी है इस प्लॉट क्षेत्र में, प्लॉट मतलब चार्ट जिसके ऊपर बना हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, हम ग्रिड लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रिड लाइन। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पैनल का उपयोग क्या है, बहुत बार आपने किया है। हम चाहते हैं एनिमेशन पैनल का प्रयोग करना। कैसे प्रयोग करना चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि 23 नंबर स्लाइड्स पर हम एनिमेशन शुरू कर रहे हैं। 23 नंबर ये स्लाइड है हमारी, इस पर हम एनिमेशन देना शुरू कर रहे हैं। तो एनिमेशन पर गए, ये एनिमेशन पेन, इसको कहते हैं एनिमेशन पेन। इस साइड आ गया ना एनिमेशन पेन। इसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ एक एनिमेशन लगाना है हमें, और वो क्या लगाना है, वो लगाना है एंट्रेंस नहीं, ये नहीं, एग्जिट का लगाना है। और एग्जिट में हम कुछ ऐसे लगा सकते हैं। एग्जिट में हमने क्या किया, इस तरह से लगा दिया। ये अपन ने ऑन क्लिक कर रखा है। 23 नंबर, 24 पर भी हम एक एनिमेशन दे रहे हैं, तो 24 पर भी हमने वैसा ही एनिमेशन दे दिया। 25 पर हम एनिमेशन दे रहे हैं। ये हम सारे एनिमेशंस जो हैं वो एग्जिट के ही लगा रहे हैं। 26 पर भी दे रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि इनका मतलब क्या होता है। 27 पर भी दे रहे हैं। सब पर आपने एनिमेशन अप्लाई कर दिया। अब इस एनिमेशन का हमें फायदा मिलेगा, देखिए कैसे। अपन ने क्या किया, जितने भी ये स्लाइड के ऊपर ये मैंने आंसर छुपा रखे थे यहाँ, इनको मैं इस तरह से हटाना चाहता हूँ। ये मैंने दे दिया, अप्लाई कर दिया सब पर। स्लाइड नंबर कौन सी चल रही थी हमारी, स्लाइड नंबर 23 को हम पढ़ रहे थे। तेईस नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना। अगर हम डायरेक्ट यहाँ 23 नंबर स्लाइड का शो करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F5 दबाया जाएगा, और 1 नंबर से शुरू करना है तो 5 सीधा F5 दबाया जाएगा। अगर हमारी स्लाइड प्रारंभ से स्टार्ट हो तो कौन सा बटन दबाते हो, F5, और जिस करंट स्लाइड से शुरू करना हो तो शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन पढ़िए, MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन पेन, अभी हमने एनिमेशन पैनल जोड़ा था, इसका क्या उपयोग है। आप व्याकरण, कुछ नहीं है, व्याकरण का कोई मतलब नहीं।
आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। राइट आंसर होगा। हम एंटर दबाएंगे। नेक्स्ट अपनी जो है वो इस पे दिया नहीं था क्या, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, एक तो आपका मिलान करना है। इधर दे रखे हैं क्वेश्चन 1 2 3, इधर दे रखे हैं PQR। RSCAT के पेपर में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलान वाले भी मिलेंगे। मैंने कहा था ना कि सभी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ। MS वर्ड 2010 क्या है, क्या काम आता है? स्लाइड बनाने के काम आता है, या सीट बनाने के काम आता है, या डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है? अरे MS वर्ड क्या काम आता है? डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। सीट बनाने के तो एक्सेल काम आता है, और स्लाइड बनाने के पावर पॉइंट काम आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। MS वर्ड के लिए R, यानी 1 के लिए R, 2 के लिए Q और 3 के लिए P। तो ऐसा कहाँ है? देखो, 1 के लिए R, 2 के लिए Q और 3 के लिए P। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? B हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? B। हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? किसकी है? हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी की इंडक्शन, इंफ्रारेड और ऑल ऑफ दीज। वाईफाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाईफाई। उसके बाद देखते हैं, नीचे दी गई तालिका से सभी सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दी गई तालिका, नीचे तालिका दी गई है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इसमें मिलान करना है। राइट आंसर क्या होगा बताइए? सबसे पहले ढूंढिए इनपुट डिवाइस किसमें है। ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? हार्ड डिस्क, ड्राइव। और स्टोरेज डिवाइस के आगे लिखा हुआ है मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन। हमें पता चल गया कि इन आउटपुट, मॉनिटर हमारा आउटपुट होता है, तो दूसरे का कौन सा आएगा? R आएगा। तो आपको पता चल गया दूसरे का R किस में है? B और C में है। तो 1 और 2 तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या होता है? इनपुट डिवाइस। सारे नहीं पता आपको, तो कीबोर्ड तो पता ही होगा। माइक्रोफोन, माइक, माइक भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल माउस की तरह ही काम करता है। तो इनपुट डिवाइस पहले का P किसमें है? B और C में। तो C में ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? C हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से डॉक्यूमेंट यानी किस दस्तावेज के लिए आवेदन किया जाता है? ई मित्र लेना है आपको। तो ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन से दस्तावेज? आपने आधार कार्ड बनाना है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, या मतदाता पहचान पत्र बनवाना है। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ई मित्र से इसका डॉक्यूमेंट देके और अपना काम करना पड़ेगा। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है? वही क्वेश्चन आ गया क्या? OCR पूरा नाम क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म ऑफ OCR कल परसों ही पढ़ाया था। अरे कल परसों बताया था ना। OCR, MICR, BCR, QR की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रेस्पॉन्स। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल, R का, C का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल, ये कह रहा है मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को पठनीय पाठ में बदलना। हैंड राइटिंग टेक्स्ट इनटू द मशीन रीडेबल टेक्स्ट। इंक्रीजिंग इमेज, कोई मतलब नहीं, बेहतर गुणवत्ता की छवि तो ही नहीं सकती। आपको फुल फॉर्म आ गई तो इसका आंसर भी आ गया। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर पर बात कर रहा है, तो छवि का तो कोई मतलब नहीं है। सुरक्षित दस्तावेज को इनक्रिप्ट करना, ये भी नहीं हो सकता। इनक्रिप्ट का मतलब वो होता है जिसको कोई नहीं समझता हो और उसको कंप्यूटर बदले। और छवि फाइलों का छवि नाम आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इमेज होती नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए।
कि जो मुद्रित या हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा गया है ना, आप कई बार मोबाइल में स्कैन नहीं करते हो, हाथ से लिखा मोबाइल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एबीसीडी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा करने के लिए ओसीआर का प्रयोग करते हैं हम, मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन के पढ़ने योग्य बनाने के लिए। MOOC पोर्टल का प्रमुख उपयोग क्या है? बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। क्या है ये? कोर्स होता है ये, कोई भी इसको पढ़ सकता है, ये पढ़ने का है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक है ये, मूक जिसको कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आप इस पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं। तो EDX, ऑडासिटी, कोर्सरवा, ऑल ऑफ, तो ये कोर्स होता है। क्या होता है अपना ये? कोर्स। सॉरी, ये उतावलापन, एडेक्स सभी का यूज किया जाता है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग तकनीक है? फिशिंग कहते हैं जब आपका मोबाइल में जब कोई वायरस आ जाता है, तो एक फिशिंग नाम का वायरस आता है, वो हमारे मोबाइल पर आंख रखता है मछली की तरह। फिश का मतलब मछली होता है ना, मछली की तरह वो अपनी एक आंख रखता है और हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में बैठ जाता है आके, और बैठने के बाद उसमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी सूचना जिसने भेजा है उसको देता रहता है। ऐसे वायरस ही कहते हैं। तो उसे फिशिंग क्या है? फिशिंग तकनीक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य फिशिंग जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा स्पूफिंग। क्या होगा? स्पूफिंग। इनक्रिप्शन और फायरवॉल तो हो नहीं सकता। इनक्रिप्शन तो कहते हैं जो नहीं समझने योग्य हो उसको समझने योग्य में बदलना इनक्रिप्शन कहलाता है। फायरवॉल कहते हैं जब कोई वायरस या कहीं से बाहर से कुछ आ रहा है डाटा जो वायरस युक्त है, तो फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर होता है एक सॉफ्टवेयर, वो उनको पहले ही डिलीट कर देता है, उसे फायरवॉल कहते हैं। डाटा मास्किंग वो होता है जो हम किसी को, जैसे डाटा मास्किंग का उदाहरण है क्यूआर कोड है ना, ये डाटा मास्किंग है। कैसे है? क्यूआर कोड में आपको कोई डाटा दिखता है क्या? एक मास्क लगा, मुखौटा लगा हुआ है, स्कैनर के माध्यम से उसमें डाटा जो है वो देखा जाता है। तो डाटा मास्किंग, एक क्यूआर, बार कोड, ये सब डाटा मास्किंग होते हैं। तो स्पूफिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पूफिंग। MS एक्सेल 2010 में Shift+F3 शॉर्टकट की का क्या उपयोग है? एक छवि डालने के लिए, एक नई शीट खोलने के लिए, मौजूदा शीट को सेव करने के लिए, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। Shift+F3। हमारे पास एक्सेल है और एक्सेल में Shift+F3 का यूज देखना है हमें। तो क्या करेंगे हम? Shift+F3 से क्या होगा? इंसर्ट फॉर ए फंक्शन, एक नया फंक्शन डालना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? Shift+F3 का। अगर हमें कोई नया फंक्शन यहाँ डालना है तो Shift+F3 दबाएंगे, और सम करना है तो आप इसमें क्या कर देंगे? ये सम का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सम फंक्शन या जो भी फंक्शन आप यहाँ लगा रहे हो, ये आ गया हमारे पास फंक्शन, और इस फंक्शन को आप यहाँ लागू कर सकते हो। जैसे यहाँ लागू हो गया और ओके कर सकते हैं। देखिए, तो Shift+F3 का यूज क्या होगा? फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए Shift+F3 का प्रयोग किया जाता है। शॉर्टकट पढ़ लेना सारे। अगला है, एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण संवाद के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? कुछ लिखा हुआ है उसकी जगह से ये कह रहा है संवाद कर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। खोजना है, फिर पुनः स्थानांतरण संवाद खोलने के लिए, संवाद ना डायलॉग बॉक्स, अंग्रेजी में पढ़ लीजिए। Is there a shortcut to open the search and remove dialog box in from Microsoft Excel? किसका प्रयोग करेंगे सर्च करने और रिमूव करने के लिए किसी टेक्स्ट को? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सर्च करने के लिए किसका प्रयोग करते हो? फाइंड करने के लिए कंट्रोल F करते हो। फाइंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हो? और रिप्लेस करने का पूछ रहा है, ये कह रहा है संवाद को स्थानांतरण करना है, तो इसके लिए रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल H। जैसे राम की जगह ये राम लिखा हुआ है, इसकी जगह श्याम करना है, तो आप जैसे ही कंट्रोल H करेंगे राम की जगह क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। रिप्लेस करने पर जैसे ही रिप्लेस करेंगे
आप देखेंगे राम की जगह क्या हो गया, श्याम हो गया। तो ये था राम की जगह श्याम करने के लिए, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आउटलुक का उपयोग वैसे आपको बता दूं कि डाटा रखने के लिए किया जाता है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ये माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक नाम का एक सॉफ्टवेयर और होता है। जैसे एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, उसी तरह से क्या है, ये आउटलुक भी हमारे पास ये ईमेल आदि भेजने के काम आता है। और इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है हमारे द्वारा, कि रिकॉर्ड रखने के भी ये काम आता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग मोस्टली इन कामों में ही किया जाता है। राइट आंसर इसका होगा ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। क्या होगा राइट आंसर इसका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए, किसी में भी करनी हो, लास्ट क्रिया को वापिस जाना है, पीछे जाना है, किसका प्रयोग करते हो? शॉर्टकट की फॉर रीडू। अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए क्या होता है? कंट्रोल वाई। क्या होता है? कंट्रोल वाई। क्या होगा? अगर आप, अब देखो ये अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा आपको, हिंदी में नहीं समझ आएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रीडू द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? ये पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड सब में लास्ट जो क्रिया की है, आखिरी क्रिया को पुनः उसी रूप में लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रीडू के लिए कंट्रोल वाई, अंडू के लिए कंट्रोल जेड। एक्सेल में वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? एक्सेल में देखिए कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एन होती है सब में। वर्कशीट डालने के लिए क्या डालना है? वर्कशीट। कंट्रोल डब्ल्यू से तो क्या होगा, बंद हो जाएगी, ये क्लोज होती है। ठीक है, और कंट्रोल एन करेंगे तो एक नई वर्कशीट जो है वर्कबुक आती है। वैसे ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ना वर्कबुक का लिखा होना चाहिए था, वर्कशीट नहीं लिखा होना चाहिए था। वर्कबुक डाली जाती है, नहीं कि वर्कशीट डाली जाती है। ठीक है, तो ये थे 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चन का ही पेपर आएगा आपका। इस टाइप के इस क्वेश्चन पेपर में आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे, ईमानदार से बताना। कितने क्वेश्चन आ रहे थे? 23 आ रहे थे। तेईस क्वेश्चन आपको इसलिए आ रहे होंगे कि कल मैंने ग्रुप में ये 23 क्वेश्चन भेजे हुए थे। जिसने पढ़े थे उनको तो आ रहे थे, जिसने नहीं पढ़े उनको कैसे आएगा? पहली बात, ये पेपर ही है जो लास्ट जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था, वो पेपर था ये। 2024 जनवरी 2024 में ये पेपर हुआ था। ऐसा पेपर आता है RSCIT का। इसमें सारे लेवल्स के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार जैसे इस बार एक्सेल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्टली एक्सेल के पूछे गए हैं। कई बार पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं, कई बार वर्ड से पूछ लिए जाते हैं। अब सब टाइप के क्वेश्चन है इसमें, इनपुट आउटपुट के भी हैं। मेमोरी का एक क्वेश्चन लिया गया है, ये देखो मेमोरी का खाली एक ही क्वेश्चन लिया गया है, और वो भी CD DVD को बंद करने का क्वेश्चन लिया गया। एक तो इंटरनेट से लिए गए, गूगल सर्च इंजन से दिया था ना। और मैंने बताया भी था कि CD को बर्न करना, CD बर्न होती है हमेशा। पहले एक आता था CD को बर्न करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर आता था, उस सॉफ्टवेयर का लोगो ही आग जलती हुई सी होता था। आजकल तो CD सीधी बर्न हो जाती है, पहले की टाइम की बात है। उसका कुछ नाम भी होता था, याद नहीं। तो ये थे क्वेश्चंस।
कल की क्लास में, कल टेस्ट है, कल जो टेस्ट सैटरडे है ना कल, तो टेस्ट देने के लिए सभी आना कल। ऑनलाइन क्यों करवा दें, ऑनलाइन करवा दें, ऑनलाइन करवा लेंगे। ऑनलाइन कैसे करना है मैं आपको बता दूं। ऐसे 35 क्वेश्चन आपके पास भेजे जाएंगे, एक पेपर भेजा जाएगा 35 क्वेश्चन का। उस 35 क्वेश्चन के लिए आप ABCD अपने घर ही एक कॉपी पर लिख लेना और उसमें ABCD लिख के फोटो खींच के और आप मुझे भेज देना, या कल मैं ग्रुप में तो नहीं, आप मेरे को पर्सनली भेज देना, ठीक है। ताकि हम अपना नाम भी लिखना साथ में, ऊपर है ना अपना नाम लिख देना, ताकि चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी अपने। तो कल का टेस्ट ऑनलाइन है, ऑनलाइन है तो क्लास तो लगा ही सकते हैं ना, कल क्लास लगाने तो आ ही जाना, टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो कल जो चैप्टर पढ़ेंगे वो 5th और 6th पढ़ेंगे, तो 5वां और 6ठा चैप्टर पढ़ के आना कल, ठीक है।